हम इस पूरे में ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि इंग्लैंड से आई हुई थी, वो किस प्रकार से बंगाल में आके बिजनेस करता है, बंगाल में आकर व्यापार करना शुरू करता है, और व्यापार करने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपनाता है, वो हम लोग इस विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक फैक्ट्री लगाती है, और वो फैक्ट्री एक नदी के किनारे लगाती है 1651 में। और जिस नदी के किनारे ये फैक्ट्री लगती है, उस नदी का नाम होता है हुगली। तो हुगली नदी के किनारे 1651 में जो अंग्रेज थे, एक इंग्लिश फैक्ट्री यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो फैक्ट्री है, वो वहां पर लगाते हैं। अब जितना कारोबार उनका हो रहा था, वो वहीं से हो रहा था। इस नदी के किनारे जो उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, वहीं से सारा काम इनका हो रहा था। तो जो कंपनी के व्यापारी थे, उस कंपनी के व्यापारी को उस समय एक नाम से जाना जाता था, और उस नाम को कहते हैं फैक्टर्स। जैसे कोई कंपनी है, और कंपनी में जो जो व्यापारी लोग हैं, जो ट्रेडर्स लोग हैं, उनको एक नाम से जाना जाता था। उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। तो अब तो कंपनी भी बस गई। जब कंपनी उस नदी के किनारे बसी, तो वहां पर एक फैक्ट्री भी लगाई गई, और उस फैक्ट्री का नाम क्या था? वेयर हाउस। ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, बल्कि वेयर हाउस एक फैक्ट्री का नाम है। तो एक फैक्ट्री उन्होंने लगाया और उसका नाम रखा वेयर हाउस। अब इस वेयर हाउस में क्या होता था? तो इस वेयर हाउस में वो लोग जो सामान वगैरह हैं, उनको इकट्ठा करते थे, उनको यहां पर जमा क्या करते थे? स्टोर क्या करते थे। धीरे 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 वो जब सामान इकट्ठा करने लगे, उनका अच्छा धंधा वगैरह सब चलने लगा। तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो कंपनी का जैसे कि जो भी ऑफिस था, जो भी ऑफिसर्स थे, वो इसी फैक्ट्री के आसपास रहने भी लगे, और इस प्रकार से उनकी कंपनी दिनों दिन तरक्की कर रही थी, फैलता जा रहा था। तो कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई जो मर्चेंट्स है, यानी कि जो सौदागर लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, क्यों ना उनको भी अपने इसी आसपास में क्या किया जाए? इस फैक्ट्री के आसपास में ही बसाया जाए। तो उन लोगों ने, जो भी सौदागर थे, जो ट्रेडर्स लोग थे, उनको उसी फैक्ट्री के आसपास बसाना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे यानी कि 1696 आते आते तक वो लोग एक किला का निर्माण भी कर दिए। किला मतलब एक ऐसी बिल्डिंग बना लिए जहां पर वो रह रहे थे, वहां पर उन्होंने एक बिल्डिंग वगैरह भी बना लिया। और 2 साल बाद, यानी कि 1696 के बाद ठीक 2 साल बाद, उन लोगों ने क्या किया कि जो मुगल वहां के जो शासक थे, उन लोगों को उन्होंने घूस दे दिया, ब्राइब दिया, रिश्वत दे दिया। अब रिश्वत क्यों दिया? तो रिश्वत इसलिए दिया क्योंकि वहां पर जितने 3 गांव थे, तो तीनों गांव के जो जमींदारी था, उसको वो खरीद लिए थे रिश्वत देकर। तो कंपनी के जो लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो रिश्वत देती है किसको? वहां के मुगल लोगों को, जो स्थानीय राजा थे, जो नवाब थे। और उनको क्या किए कि रिश्वत देकर कंपनी 3 गांव की जमींदारी को खरीद लिया, ताकि वहां पर वो बच सके और उससे कोई किसी तरह का सवाल या किसी तरह का कोई वसूली ना ले सके। जिनमें जिक्र आता है कोलकाता का। पहले कोलकाता को उस जमाने में कालिकत्ता कहा जाता था, फिर बाद में इसका नाम हुआ कैलकाटा,
और आज हम लोग जानते हैं कि इसको कोलकाता कहते हैं। तो यहाँ पर इस गांव को भी यानी कि कोलकाता को भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है रिश्वत देकर खरीद लिया था यहाँ की जमींदारी को। तो उस समय जब इस तरह से सारा कुछ होता चला गया तो एक औरंगजेब राजा थे उस जमाने में। तो ये जो बादशाह औरंगजेब थे ये बहुत ही शक्तिशाली थे और ये मुगल के सबसे अंतिम शक्तिशाली बादशाह थे यानी राजा थे। तो जो कंपनी के लोग थे उन्होंने एक फरमान जारी करवा लिया इनसे। फरमान कैसे जारी करवाया? बहला फुसला कर किस तरह से उन लोगों ने मना लिया औरंगजेब को और एक फरमान जारी करवाया। फरमान मतलब क्या होता है? फरमान मतलब एक राजशाही टाइप का दस्तावेज जिसमें एक लिखित चीज है कि ये इनका हुक्म है। तो वो जो है औरंगजेब के माध्यम से अंग्रेज जो थे एक फरमान जारी करवा लिए। अब उस फरमान में क्या था? तो उस फरमान में ये था कि जो कंपनी बसी हुई है उनके इलाकों में उस कंपनी से किसी प्रकार का कोई टैक्स ना लिया जाए, यानी कंपनी को ड्यूटी फ्री रखा जाए, किसी तरह से कोई शुल्क ना देना पड़े कंपनी को, वहां के नवाबों को। तो ऐसी फरमान जो है जारी करवा ली गई। साथ ही साथ धीरे धीरे आपको यहां पर यह समझने को मौका मिलेगा कि जो अंग्रेज थे उनकी नीयत बहुत खराब थी। वो मुनाफा ज्यादा कमाना चाहती थी और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में अपना कब्जा करना चाहती थी। लेकिन इसका जो विरोध है वो मुर्शिद कुली खां जो वो करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि मुर्शिद कुली खां जो थे, जो कि कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। तो ये मुर्शिद कुली खां जो हैं वो विरोध प्रकट करना शुरू कर देते हैं। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब प्रश्न आएगा कि मुर्शिद कुली खां जो थे वो विरोध क्यों प्रकट कर रहे थे? तो दरअसल ये हुआ कि औरंगजेब जो थे वो फरमान जारी तो किए थे कि टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन टैक्स फ्री किसको किया गया था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को किया गया था। लेकिन उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे, अगर वो ऑफिसर्स अगर अपना एक निजी व्यापार खोलते हैं, एक प्राइवेट ट्रेड अगर खोलते हैं, प्राइवेट बिजनेस करते हैं, तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। ऐसा नहीं था कि उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कंपनी को टैक्स फ्री किया जाएगा, लेकिन जो वहां रह रहे हैं, जो ऑफिसर्स जो अपना बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो वहां के अंग्रेज थे जो इस तरह के बिजनेस कर रहे थे, अपना खुद का जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे, वो टैक्स देने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको आपने टैक्स फ्री किया है तो हमें भी टैक्स फ्री करना पड़ेगा। वो टैक्स देने से मना कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बंगाल की जो रेवेन्यू थी वो लगातार घटते जा रही थी, नुकसान में जा रहा था। तो यही कारण था कि जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, वो विरोध प्रकट करते हैं, वो चुप नहीं बैठते हैं।